जरा सोचिए, स्कूल और कॉलेज में बिताए गए उन 10,000 घंटों की कल्पना कीजिए। हजारों घंटे। हाँ, हम सब ने उन क्लासरूम्स में बैठकर ब्लैक बोर्ड को देखा है, ना जाने कितने पन्ने पलटे हैं और परीक्षाओं के लिए रात रात भर रट्टा मारा है। बिल्कुल, हम सबने यही किया है। लेकिन मतलब क्या कभी ये विचार मन में आया है कि उन 10,000 घंटों में से हमारे दिमाग ने असल में कितने घंटे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण किया? बहुत कम। शायद कुछ 100 घंटे। बाकी का सारा समय बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने में चला गया। एकदम सही कह रही हैं आप। हम सब बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब उस जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने का समय आता है तो दिमाग में बस एक धुंधलापन होता है। सब कुछ पढ़ा था, लेकिन असल में कितना याद रहा? बहुत कम। हाँ, क्योंकि हमने उसे कभी ठीक से प्रोसेस ही नहीं किया। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बुनियादी समस्या की जड़ तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा और सीखने के विज्ञान में एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव की जो पारंपरिक पढ़ाई की पूरे ढांचे को चुनौती देता है। और ये बहुत जरूरी भी है ना? हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही ताज़ा शोध पत्र है जो कल ही यानी 10 अप्रैल 2026 को टेक्सशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित होने वाला है। शिवनारायण का शोध है ये। हाँ, शिवनारायण का। इसका शीर्षक है नॉलेज बेस टू ब्रेन पेज स्पेक्ट्रम आर्किटेक्चर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। तो इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि पारंपरिक शिक्षा कैसे केवल सूचनाओं का ढेर लगा रही है और इसके बजाय लर्नोग्राफी नाम के विज्ञान का उपयोग करके दिमाग में ज्ञान का एक ठोस कॉग्निटिव आर्किटेक्चर या ज्ञानात्मक ढांचा कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये शोध पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी और बुनियादी खामी पर सीधा प्रहार करता है। अच्छा। हाँ, खामी है कंटेंट डिलीवरी, मतलब विषय वस्तु को किसी तरह छात्र तक पहुंचा देने को ही सीखना मान लेना। ओहो, मतलब सिर्फ जानकारी दे देना। बिल्कुल। पारंपरिक मॉडल ये मानकर चलता है कि छात्र का दिमाग एक खाली बाल्टी की तरह है। खाली बाल्टी? हाँ, और शिक्षक या किताब का काम उस बाल्टी को बस सूचनाओं से भर देना है। सारा जोर इसी बात पर होता है कि जानकारी दे दी जाए, लेकिन दिमाग के अंदर उस जानकारी की संरचना कैसे बनेगी, उसका नॉलेज आर्किटेक्चर कैसे खड़ा होगा, इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। मतलब ये तो जानकारी को महज एक गोदाम में बिना किसी व्यवस्था के फेंक देने जैसा हुआ है ना? एकदम सही। और शिव नारायण का ये शोध इसी के लिए लर्नोग्राफी को एक वैज्ञानिक समाधान के रूप में पेश करता है। तो लर्नोग्राफी असल में क्या कहती है? लर्नोग्राफी का मूल सिद्धांत ये है कि सीखना कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है जहां हम बस बैठकर सुनते रहें। यह दिमाग के अंदर ज्ञान के एक व्यवस्थित ढांचे का निर्माण करना है। अच्छा। जब तक जानकारी एक मापे जाने योग्य और कार्यात्मक संरचना में नहीं बदलती, तब तक उसे असल ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये बाल्टी भरने वाली तुलना मुझे बहुत सटीक लगी, क्योंकि जानकारी का गोदाम भर लेना और ज्ञान को एक मशीन के पुर्जों की तरह व्यवस्थित करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो अगर ये पारंपरिक बाल्टी भरने वाली विधि काम नहीं कर रही है, तो इस नए तरीके की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? शोध पत्र में इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्रांसफर बुक्स। हाँ, ट्रांसफर बुक्स। ये इस पूरे सिस्टम की इनपुट लेयर है। अब पहली नजर में तो कोई भी यही सोचेगा कि किताब तो आखिर किताब होती है, चाहे उसे कोई भी नाम दे दें। मतलब क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है? हाँ, क्या ये कोई मार्केटिंग का तरीका है या ये ट्रांसफर बुक्स सच में हमारी आम पाठ्य पुस्तकों से कुछ अलग होती हैं? नहीं, ये कोई मार्केटिंग का तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से एक नया विज्ञान है। अच्छा, देखिए, एक पारंपरिक पाठ्य पुस्तक को इस तरह लिखा जाता है कि कोई उसे पढ़े, समझे और याद करे। वो पढ़ने के लिए बनी है। लेकिन एक ट्रांसफर बुक पढ़ने के लिए नहीं बनी होती। पढ़ने के लिए नहीं बनी होती तो फिर किस लिए होती है? वो जानकारी को सीधे बुक टू ब्रेन यानी किताब से दिमाग तक ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन की गई है। शोध में इसे समझाने के लिए जीड पाथवेज का जिक्र किया गया है। रुकिए, जीड पाथवेज। अब ये जीड पाथवेज असल में क्या भला है? मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। हाँ, प्लीज। हमारे दिमाग में किसी भी नई चीज को सीखने के लिए कुछ प्राकृतिक रास्ते होते हैं, जिन्हें हम मोटर कॉग्निटिव रास्ते कह सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग सिर्फ देखकर या सुनकर उतना अच्छा नहीं सीखता जितना वो कोई काम करके या मोटर एक्शन के जरिए सीखता है। मतलब शारीरिक क्रिया करके। बिल्कुल। जीड पाथवेज उन्हीं प्राकृतिक न्यूरोलॉजिकल रास्तों का नाम है जो शारीरिक क्रिया और मानसिक समझ को एक साथ जोड़ते हैं। अरे वाह! तो एक ट्रांसफर बुक में जानकारी ऐसे लंबे पैराग्राफ में नहीं होती। वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि छात्र को उसे प्रोसेस करने के लिए कुछ न कुछ मोटर एक्शन करना पड़े।
यह सामग्री सीधे दिमाग के इन जीड पाथवेज के बिल्कुल अनुकूल होती है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पारंपरिक किताब एक कच्ची और उबड़-खाबड़ सड़क है? हाँ, एक अच्छी तुलना है। जहां जानकारी अटक अटक कर जाती है, बिल्कुल। कभी गड्ढे में गिरती है, कभी दिशा भटक जाती है, और इसके विपरीत ट्रांसफर बुक उस कच्ची सड़क की जगह एक ऐसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाने का काम करती है। एकदम सही। जहां से डेटा सीधे दिमाग के प्रोसेसिंग सेंटर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इनपुट लेयर को पूरी तरह से मानकीकृत कर देता है। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज कर देता है। हाँ, अगर इनपुट ही गलत ढांचे में आ रहा है, जैसे कि एक बहुत लंबा उबाऊ पैराग्राफ, तो दिमाग उसे कभी भी सही से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये तो है। ट्रांसफर बुक ये सुनिश्चित करती है कि ज्ञान उसी फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाए जिस फॉर्मेट को हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से प्रोसेस करने के लिए तैयार है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जिससे दिमाग तुरंत पढ़ना शुरू कर देता है। हाँ, पढ़ना और उस पर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि जानकारी सही रूप में इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिमाग के अंदर पहुंच गई। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। हाँ, असली खेल और असली उलझन तो अब शुरू होती है। जब डेटा दिमाग के अंदर पहुंच जाता है तो दिमाग उसका करता क्या है? यही तो प्रोसेसिंग लेयर है। शोध का जो अगला हिस्सा है ना, वो मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हैकिंग दृश्य जैसा लगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि शोध में 7 नॉलेज ट्रांसफर डायमेंशंस या केटी डायमेंशंस का जिक्र है। मैं इनके नाम पढ़ती हूँ। जरूर। डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स, ब्लॉक सॉल्वर, हिपोकैम्पस, मॉड्यूल बिल्डर, टास्क फॉर्मेटर और डार्क नॉलेज। हाँ, ये सातों डायमेंशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। ईमानदारी से कहूँ तो एक आम इंसान के लिए ये नाम बहुत डरावने हैं। मतलब क्या ये 7 डायमेंशंस बस क्रिटिकल थिंकिंग या गहन सोच को कहने का एक नया और जटिल तरीका है? नहीं नहीं, ये सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ये उससे बहुत अलग और बहुत अधिक यांत्रिक है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल? हाँ, हम इसे सोचने का तरीका नहीं कह सकते, बल्कि ये जानकारी को कंपाइल करने का तरीका है, जैसे कंप्यूटर में होता है। बिल्कुल भाई। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से इसकी तुलना करें तो ये 7 कैनाटी डायमेंशंस दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। अरे वाह! जब कोई जानकारी ट्रांसफर बुक से दिमाग में आती है तो वो स्थिर या स्टैटिक होती है। अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो बस कुछ दिनों के लिए रटी हुई बात बनकर रह जाएगी, जो आमतौर पर हमारे साथ होता है। हाँ, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, ये 7 डायमेंशंस, ये उस कच्चे डेटा को एक ऐसे ऐप में बदल देता है जिसे असल जिंदगी में चलाया जा सके। ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या हम इनमें से 1 या 2 डायमेंशंस को थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ये ब्लॉक सॉल्वर या हिप्पोकैम्पस, ये असल में क्या करते हैं? दिमाग के अंदर ये कोडिंग कैसे हो रही है? चलिए हिप्पोकैम्पस का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है जगह और दिशा को पहचानना। जैसे कि मैं अपने घर से ऑफिस का रास्ता याद रखती हूँ। एकदम सही। ये स्पेशल नेविगेशन या दृश्य स्थानिक समझ है। लेमोग्राफी का ये हिप्पोकैम्पस डिमेंशन इसी प्राकृतिक क्षमता का फायदा उठाता है। अच्छा, वो कैसे? जब छात्र ट्रांसफर बुक से कोई जटिल विषय सीख रहा होता है, मान लीजिए भौतिकी का कोई नियम, तो हिप्पोकैम्पस उसे एक पैराग्राफ की तरह नहीं लेता, वो उसे दिमाग के अंदर एक नक्शे की तरह स्थापित करता है। इसे शोध में ब्रेन पेज मैप्स कहा गया है। ब्रेन पेज मैप्स? हाँ। छात्र को पता होता है कि इस नियम का कौन सा हिस्सा दिमाग के किस कोने में रखा है और वो दूसरे नियमों से कैसे जुड़ा है। मतलब हम अमूर्त जानकारी को एक भौतिक जगह का रूप दे रहे हैं अपने दिमाग में। बिल्कुल, आप उस जानकारी को एक जगह दे रहे हैं जहां आप वापस जा सकते हैं। ये तो अद्भुत है। और ये दूसरा वाला ब्लॉक सॉल्वर? हाँ, दूसरा उदाहरण ब्लॉक सॉल्वर का लेते हैं। जब जानकारी का नक्शा बन गया तो उसे असल दुनिया की समस्या सुलझाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? यहीं पर ब्लॉक सॉल्वर काम आता है। ये बड़ी समस्या को छोटे छोटे मॉड्यूल्स या कार्यात्मक इकाइयों में तोड़ देता है, छोटे हिस्सों में बांट देता है। हाँ, तो जब छात्र परीक्षा में या जिंदगी में किसी चुनौती का सामना करता है तो उसे पूरी किताब याद करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। उसका दिमाग तुरंत उस खास मॉड्यूल को एक्टिवेट करता है और समस्या को सुलझा देता है। ये पूरी तरह से एक सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ सीखने वाला ज्ञान को सिर्फ ग्रहण नहीं कर रहा है, नहीं, वो अपने दिमाग की वर्कशॉप में उससे खुद गढ़ रहा है। यार, ये सच में दिमाग को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है।
अब तक हमने देखा कि इनपुट लेयर में ट्रांसफर बुक्स है और प्रोसेसिंग लेयर में ये KT डायमेंशंस जो सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आती है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर दिमाग ये सब अंदर ही अंदर कर रहा है तो एक शिक्षक या शिक्षा प्रणाली को कैसे पता चलेगा कि ये प्रक्रिया वास्तव में सफल रही? मापन की बात कर रही हैं आप? हाँ, हम तो अब तक सिर्फ परीक्षा के नंबरों से सीखते आए। किसी के 90% आए तो वो होशियार, 40% आए तो वो कमजोर। इस नई व्यवस्था में मापन या मेजरमेंट कैसे होगा? देखिए, ये इस पूरे शोध का शायद सबसे अहम और सबसे पारदर्शी हिस्सा है। अच्छा। पारंपरिक शिक्षा में ये मापने का कोई तरीका ही नहीं था कि छात्र ने 1 घंटे की क्लास में असल में कितना ज्ञान अपने दिमाग में गढ़ा। सही बात है, बस अटेंडेंस लग जाती है। हाँ, कोई बच्चा क्लास में बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख रहा है। शिव नारायण का शोध ब्रेन पे स्पेक्ट्रम की बात करता है, जो इंसान के दिमाग का पूरा ज्ञानात्मक ढांचा है। और इसे मापने के लिए वो 2 बेहद वैज्ञानिक मीट्रिक देते हैं, BAT और BPH। हाँ, ये BAT और BPH क्या है? मैंने पढ़ा था कि BAT यानी ब्रेन पेज एडेड टाइम, जिसका मतलब है ज्ञान के ढांचे को बनाने में लगाया गया कुल समय। बिल्कुल। और BPH यानी ब्रेन पेज प्रति घंटा, जो ज्ञान को बदलने की दक्षता को मापता है। एकदम सही समझा आपने। लेकिन सुनिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाएगा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्लासरूम में कोई शिक्षक BAT या BPH कैसे मापेगा? क्या बच्चों के सिर पर कोई सेंसर लगाया जाएगा जो उनकी सोचने की गति को ट्रैक करेगा? अरे नहीं, किसी सेंसर की जरूरत नहीं है। इसका तंत्र बहुत ही व्यावहारिक है। तो फिर कैसे? इसे एक कारखाने के उत्पादन की तरह सोचिए। पारंपरिक क्लास में शिक्षक सिर्फ ये मापता है कि उसने कितनी देर पढ़ाया। हाँ, घंटी बजी और क्लास खत्म। लेकिन लर्नोग्राफी में BAT ये मापता है कि छात्र ने उस ज्ञान को प्रोसेस करने वाले टास्क को पूरा करने में कितना वास्तविक समय निवेश किया। क्योंकि ट्रांसफर बुक में टास्क होते हैं। बिल्कुल, ट्रांसफर बुक में जानकारी के साथ साथ मोटर कॉग्निटिव टास्क भी जुड़े होते हैं। अच्छा। अगर एक छात्र को एक ब्रेन पेज मैप बनाने और उसके मॉड्यूल्स को कागज पर या डिजिटल रूप में हल करने में 45 मिनट लगे तो उसका BAT 45 मिनट हुआ। तो ये हवा में तीर चलाना नहीं है? नहीं, ये एक ठोस आउटपुट है जिसे देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। और ये BPH कैसे काम करता है? BPH यानी ब्रेन पेज प्रति घंटा ये बताता है कि उस छात्र की उस ज्ञान को प्रोसेस करने की स्पीड और दक्षता क्या है। एफिशिएंसी। हाँ, अगर 1 घंटे में एक छात्र 5 मॉड्यूल्स को सफलतापूर्वक हल कर लेता है और दूसरा छात्र 3 मॉड्यूल्स हल कर पाता है, तो दोनों का BPH अलग अलग होगा। मतलब हमें पता चल जाएगा कि कौन कितनी तेजी से सीख रहा है। बिल्कुल। इसके जरिए हम सिर्फ ये नहीं देखते कि छात्र ने क्या सीखा, बल्कि ये भी देखते हैं कि उसने कितनी कुशलता से सीखा। ये परीक्षा के दिन वाले रट्टे को पूरी तरह खत्म कर देता है। क्योंकि हर रोज हर घंटे छात्र का BPH मापा जा रहा है। हाँ, रोजाना का डेटा है ये। तो ये पूरी तरह से एक डेटा संचालित प्रक्रिया है। कोई भी बच्चा छिप नहीं सकता, क्योंकि उसका दैनिक उत्पादन या आउटपुट ही उसका रिपोर्ट कार्ड है। एकदम सही। लेकिन एक मिनट जी, अगर किताबें ट्रांसफर बुक्स में बदल गईं, दिमाग का सॉफ्टवेयर समझ आ गया और मापने का तरीका BAT और BPH जैसा वैज्ञानिक हो गया, हाँ, तो वो जगह कैसी होगी जहां ये सब घटित होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अरे बिल्कुल नहीं। पारंपरिक क्लासरूम इस नई व्यवस्था के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। अप्रासंगिक मतलब वो काम ही नहीं करेंगे? एकदम नहीं। शोध का अगला हिस्सा हमें ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर की तरफ ले जाता है। ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर? हाँ, ये सिर्फ 4 दीवारों वाला कोई कमरा नहीं है, बल्कि एक उच्च परिभाषा वाला पारिस्थितिकी तंत्र या हाई डेफिनेशन इकोसिस्टम है। इसे एनवायरमेंटल लेयर कहा गया है। तो ये ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर असल में दिखता कैसा है? अगर मैं एक छात्र के तौर पर आज के पारंपरिक क्लासरूम से निकलकर भविष्य के ज्ञानपीठ में कदम रखूं, तो मुझे क्या फर्क नजर आएगा? हाँ, बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। क्या हम किसी एक विषय का उदाहरण लेकर इसे समझ सकते हैं? मान लीजिए इतिहास की क्लास है जहां फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, पारंपरिक क्लासरूम में क्या होता है, इतिहास का शिक्षक सामने खड़ा होगा और 40 मिनट तक फ्रांसीसी क्रांति की तारीखें, कारण और परिणाम पर एक लंबा लेक्चर देगा। हाँ, और छात्र चुपचाप सुनेंगे और शायद कुछ नोट्स बनाएंगे। ये एक तरफा बहाव है, जहां शिक्षक की बोलने की गति ही सीखने की गति तय करती है। बोरिंग सा लेक्चर। और ज्ञानपीठ में ये कैसे होगा? ज्ञानपीठ में कोई लेक्चर होगा ही नहीं। क्या लेक्चर ही नहीं होगा? नहीं, शिक्षक की भूमिका पूरी तरह बदल जाएगी।
वे भाषण देने वाले नहीं, बल्कि टास्क मॉडरेटर बन जाएंगे। टास्क मॉडरेटर? जब छात्र ज्ञानपीठ में प्रवेश करेंगे तो उनके पास अपनी ट्रांसफर बुक्स होंगी। वे फ्रांसीसी क्रांति के डेटा को लेकर खुद केटी डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मतलब वो खुद काम करेंगे? हाँ, कोई छात्र हिप्पोकैम्पस का इस्तेमाल करके क्रांति की घटनाओं का एक दृश्य स्थानिक नक्शा बना रहा होगा। कोई ब्लॉक सॉल्वर से इसके राजनीतिक और आर्थिक कारणों को अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं रहेंगे, वे खुद ज्ञान के निर्माता बनेंगे और छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर्स की तरह काम करेंगे। स्मॉल टीचर्स? हाँ, जब एक छात्र अपना ब्रेन पेज मैप बना लेगा तो वो दूसरे छात्रों को उसे समझाएगा या उसका परीक्षण करेगा। ये तो बहुत इंटरैक्टिव हो गया। और टास्क मॉडरेटर का काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे और छात्रों का बैट और बीपीएच सही तरीके से रिकॉर्ड होता रहे। यार, ये तो पूरी शिक्षा प्रणाली को ही जड़ से उखाड़कर नया करने जैसी बात है। बिल्कुल है। इसमें शिक्षक का वो जो अहंकार होता है ना, वो खत्म हो जाता है और छात्र पूरी तरह से जिम्मेदार बन जाता है। वो खुद अपनी शिक्षा का निर्माता बन रहा है। देखिए, ये एक ढांचागत बदलाव है और शोध साफ चेतावनी देता है कि ये बदलाव मामूली रूप से नहीं किया जा सकता। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से बदलाव नहीं चलेगा? नहीं, आप पुरानी पाठ्य पुस्तकों के साथ ज्ञानपीठ नहीं चला सकते और ट्रांसफर बुक्स को पारंपरिक लेक्चर वाले क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब कुछ एक साथ बदलना होगा। हाँ, ये पांचों लेयर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मापन और वातावरण एक साथ काम करते हैं। जो शैक्षणिक संस्थान इस नए आर्किटेक्चर को जल्दी अपनाएंगे, वही भविष्य की शिक्षा का नेतृत्व करेंगे। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। तो अगर हम इस पूरे शोध और आज के इस गहन विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने सीखने के विज्ञान की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर आती है। एकदम स्पष्ट तस्वीर। ये सिर्फ कुछ सिद्धांतों की बात नहीं है, बल्कि एक पूरा 5 स्तरीय सिस्टम है। बिल्कुल। सबसे पहले है इनपुट लेयर, जहां ट्रांसफर बुक्स एक्सप्रेस वे की तरह ज्ञान को सीधे दिमाग तक पहुंचाती हैं। फिर आती है प्रोसेसिंग लेयर, जहां दिमाग के 7 मास्टर कीटी डायमेंशंस एक सॉफ्टवेयर की तरह उस ज्ञान को प्रोसेस करके ब्रेन पेज मैप्स और मॉड्यूल्स में बदलते हैं। सही कहा। इसके बाद है आउटपुट लेयर, जो कि दिमाग के अंदर बना एक ठोस ब्रेन पेज स्पेक्ट्रम है। फिर आती है मेजरमेंट या मापन लेयर, जहां बीएटी और बीपीएच जैसे वैज्ञानिक पैमानों के जरिए इस पूरी प्रक्रिया की दक्षता को मापा जाता है। और अंत में है एनवायरमेंटल लेयर, यानी ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर, जो इस पूरी प्रक्रिया को पनपने के लिए एक सही और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र देता है। बिल्कुल सटीक समरी दी है आपने। ये सचमुच रटने की संस्कृति से निकलकर असल ज्ञान के निर्माण की दिशा में एक विशाल छलांग है। इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। ये मानव मस्तिष्क की असीम क्षमता को उसके उच्चतम स्तर तक ले जाने का एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा है। अगर हम इस तरह से सीखना शुरू कर दें तो कोई भी विषय, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो, आसानी से हमारे दिमागी ढांचे का हिस्सा बन सकता है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले, इस पूरी प्रणाली को इतनी गहराई से देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और थोड़ा बेचैन करने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? जिसे मैं चाहूंगी कि जो भी हमें सुन रहे हैं वो भी इस पर सोचें। बताइए। देखिए, अगर लर्नोग्राफी के जरिए हम इंसानी दिमाग को इस तरह से मापने योग्य और डेटा संचालित तरीके से प्रोग्राम करने लगेंगे, जहां इनपुट पूरी तरह से मानकीकृत है, प्रोसेसिंग एक कोडिंग सॉफ्टवेयर की तरह हो रही है और हम आउटपुट को बीएटी और बीपीएच जैसे मेट्रिक से प्रति घंटे के हिसाब से माप रहे हैं, तो एक इंसान के सीखने के तरीके और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के सीखने के तरीके में बुनियादी फर्क क्या रह जाएगा? ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? क्या हम खुद को एक बेहद परिपूर्ण और कुशल मशीन बनने की ओर ले जा रहे हैं, या फिर ज्ञान को इतनी गहराई से यांत्रिक रूप से अपने भीतर गढ़ने का यही वो एक मात्र तरीका है जिससे इंसानी दिमाग भविष्य में एआई से हमेशा एक कदम आगे रह सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम पुरानी बाल्टी भरने वाली शिक्षा पर ही टिके रहे तो एआई हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। एक तरफ ये हमें थोड़ा मशीनी लगने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यही वो उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक ढांचा है जो इंसान को मशीन से अलग और बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। क्या हम मशीन बन रहे हैं या हम मशीन को मात देने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहे हैं? बहुत ही शानदार विचार है ये।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और अपने ब्रेन पेज स्पेक्ट्रम को बढ़ाते रहिए।